देखिए, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 5 तक पढ़ लिया था अपन ने। अब धारा 6 देखेंगे अपन। इसकी जो धारा 6 है वो कहती है किसी व्यक्ति को ऐसे परिसर में निरुद्ध करना जिसमें या जहां वेश्यावृत्ति की जाती है। तो कोई भी परिसर हो सकता है जहां वेश्यावृत्ति की जाती है, वहां उस व्यक्ति को क्या करना, बंद करना या परिरुद्ध करना के बारे में बताया गया। तो उसके लिए कितना पनिशमेंट होगा। देखिए, पहला जो है क्लॉज इधर क्या कहता है। पहला क्लॉज कहता है कि कोई व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति को चाहे उसकी सम्मति से या उसके बिना। तो यहाँ एक बात याद रखने वाली बात है कि उसकी सम्मति से या उसके बिना। इसका सम्मति का मतलब यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसकी सम्मति हो या ना हो, है ना, दोनों चीजें हैं, चाहे उसकी सम्मति से या उसके बिना। ठीक है, तो सम्मति का यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई बचाव नहीं मिलने वाला। अब इसमें भी पहला ए कहता है, देखिए पहला ए कहता है किसी वेश्यागृह में निरुद्ध करेगा। क्या करेगा, निरुद्ध करेगा। पहला कहता है निरुद्ध करेगा किसी व्यक्ति को। दूसरा कहता है किसी परिसर में या पर इस आशय से निरुद्ध करेगा कि ऐसे व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो ऐसे व्यक्ति का पति या पत्नी नहीं है मैथुन करे। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे निरुद्ध करता है, और दूसरा उसका उद्देश्य है कि किसी अन्य पुरुष के साथ जो पति पत्नी नहीं है। बस इतना याद रखें। एक मिनट, पति पत्नी नहीं है, चलिए कोई लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पति या पत्नी नहीं है इतना ही ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, किसी परिसर में इस आशय से निरुद्ध करेगा कि ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो ऐसे व्यक्ति का पति या पत्नी नहीं है मैथुन करे। तो गलत प्रयोजन के लिए या मैथुन करे, इस तरीके से। दूसरा, इसमें दो सिद्धि देख लीजिए, आगे लिखा है दो सिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से अन्यून की होगी, जो आजीवन कारावास के लिए या ऐसे अवधि के लिए जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो ऐसे कोई अपराध अगर कोई व्यक्ति करता है, निरुद्ध करता है, कुल मिला के या गलत प्रयोजन के लिए निरुद्ध करता है, पति पत्नी से भिन्न संबंध बनाने के लिए निरुद्ध करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कितनी दोषसिद्धि होगी। इसमें लिखा है जिसकी अवधि 7 वर्ष से अन्यून की, दो स्थिति पर किसी भांति कारावास है जिसकी भी 7 वर्ष से अन्यून की होगी, जो आजीवन कारावास तक की हो सके। तो 7 वर्ष से लेके 7 वर्ष से लेके कहां तक जाएगी ये, आजीवन कारावास तक। 7 वर्ष से लेके कितनी सजा हो सकती है, आजीवन कारावास तक की हो सकेगी के लिए, या ऐसी अवधि के लिए जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा, या फिर 10 वर्ष तक का कारावास। यह लिखा है 10 वर्ष तक का कारावास, 10 वर्ष तक के कारावास से हो सकेगी, दंडनीय होगा, और जुर्माने से भी, प्लस जुर्माना तो है रहता ही है, प्लस जुर्माने से क्या किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। तो 7 वर्ष से कम की, 7 वर्ष से कम की तो होगी ही नहीं, जो आजीवन कार्य, या कह लीजिए कि 7 वर्ष से 10 वर्ष तक की हो सकती है, और आजीवन कारावास भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आपको याद करना हो, 7 वर्ष से 10 वर्ष तक की हो सकती है, और आजीवन कारावास भी उसमें अगर मजिस्ट्रेट को लगता है ठीक, तो वो आजीवन कारावास भी उसमें दे सकता है, या कह लीजिए कि 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक की हो सकती है। ठीक है, ये दो लोग संख्या होगी, आपको लगेगा कि भाई ये दो कैसे हो रहे हैं, तो ऐसे नहीं होते, 7 वर्ष से 10 वर्ष तक की तो होगी ही होगी, और अगर मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है कोई अपराध ज्यादा गंभीर हो जाता है तो आजीवन भी उसमें दे सकता है। ठीक है, और जुर्माना से भी क्या किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। परंतु लिखा है, परंतु न्यायालय पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में उल्लेखित किए जाएंगे 7 वर्ष की अवधि के लिए कारावास का दंडादेश अधिरूपित कर सकेगा। इसमें लिखा परंतु न्यायालय पर्याप्त और विशेष कारणों से जो ऐसा निर्णय में उल्लेखित किए जाएंगे 7 वर्ष की अवधि के लिए कारावास का दंडादेश अधिरूपित कर सकेगा। ये पर्याप्त कारण पे लिखा है, जो तो हर जगह रहता है, तो इसमें भी है कि अगर पर्याप्त कारण लगते हैं तो मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक के कारावास से क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति को दंडित कर सकता है। लेकिन वो कारण क्या करने पड़ेंगे, कारण लिखने पड़ेंगे, कारण लिखकर क्या कर सकता है, 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किसी व्यक्ति को कर सकता है। तो 7 से 10 साल की इसमें सजा है, और मजिस्ट्रेट साहब चाहें तो आजीवन कारावास तक की भी सजा दे सकते हैं। और दूसरा क्लॉज देखिए, दूसरा क्या कहता है इसका। दूसरा कहता है जहां कोई व्यक्ति किसी वेश्यागृह में किसी बालक के साथ पाया जाता है
वहां जब तक कि प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उसने उपधारा 1 के अधीन कोई अपराध किया। उपधारा 1 के अधीन मतलब इस तरीके का कोई अपराध किया। कब? तो यहाँ उपधारणा है कौन के बारे में? बालक के बारे में। कि अगर कोई व्यक्ति बालक के साथ पाया जाता है तो न्यायालय ये उपधारणा मान करके चलेगा कि उसने इन तरीके का कोई अपराध कार्य किया है बालक के साथ, जब तक कि वो तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर देता। ठीक है। दूसरा 2A और है इसमें। 2A 2A कहता है जहां किसी वेश्यागृह के अंदर पाए गए बालक या अवयस्क की चिकित्सकीय परीक्षा पर उसके साथ लैंगिक दुरुपयोग किए जाने का पता चलता है, वहां जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उस बालक या अवयस्क को यथास्थिति वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए निरुद्ध किया गया है या उसका वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए लैंगिक शोषण किया गया है। तो ये कह रहा है मेडिकल से संबंधित है कि जब भी इस ऐसे स्थानों पर कुल मिला के छापा मारा जाता है, बालक वगैरह पाए जाते हैं, तो उनका मेडिकल कराने के बाद अगर ये पता पड़ता है कि उसके साथ लैंगिक शोषण कुल मिला के किया गया है, तो ये माना जाएगा कि उसको इस स्थान पर किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए या वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो बस वाणिज्यिक याद रख लीजिए, वाणिज्यिक वाणिज्यिक प्रयोजन या फिर वेश्यावृत्ति के याद रख लीजिए, कोई भी याद रख लीजिए। वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए बच्चे को उस स्थान पर रखा जाता था जब तक कि लैंगिक शोषण के लिए उस स्थान पर रखा जाता था। कुल मिला के यहाँ भी क्या है, यहाँ भी उपधारणा की जाएगी, यहाँ भी मान के चला जाएगा कि इसी प्रयोजन के लिए बालक को क्या किया जाता था, इस स्थान पर निरुद्ध किया गया था या उसके लैंगिक शोषण के लिए उसको इस स्थान पर रखा जाता था। तो ये थोड़ा अलग से याद करना है आपको। 2A याद रखना है, 2A 6 का 2A ऐसे याद रखना है आपको, 6 का 2A। ठीक है ना, इसको अलग से याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है किसी व्यक्ति के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि वह किसी स्त्री या लड़की को किसी वेश्यागृह में या उसके वेश्यागृह में या अपने विधि सम्मत पति से भिन्न किसी आदमी के साथ मैथुन प्रयोजनों के लिए किसी परिसर में या उस निरुद्ध परिसर में या उस पर निरुद्ध करता है, यदि ऐसा व्यक्ति उसे वहां रखने के लिए विवश या उत्प्रेरित करने के आशय से, पहला ये कह रहा है कि विवश करता है मतलब उसको मजबूर करता है पति से भिन्न संबंध बनाने के लिए, उसमें उद्देश्य लिखें। कब माना जाएगा ऐसा? पहला कहता है ए, पहला कहता है उसके किसी आभूषण, पहनने के कपड़े, धन या अन्य संपत्ति को उससे विधारित करता है, मतलब छीन लेता है, विधारित करता है। उसके पहनने के आभूषण वगैरह हैं, कपड़े वगैरह हैं, ये आदि चीजें हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो धन वगैरह ये उससे क्या करता है, विधारित करता है। दूसरा कह रहा है बी, ऐसे व्यक्ति के द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा निदेश से उसे उधार दिए गए या प्रदाय किए गए किसी आभूषण, पहनने के कपड़े, धन या अन्य किसी संपत्ति को उसके द्वारा ले जाए जाने की दशा में उसे विधिक कार्रवाई की धमकी देता है। कुल मिला के धमकी देता है, पहले देता है, ये मतलब कुल मिला के ये सारी चीजें उसे देता है, लालच देता है, और फिर उसके बाद कोई डराता धमकाता है कि ये सारी चीजें आपसे क्या कर ली जाएंगी, छीन ली जाएंगी, नहीं तो आप इस तरीके का काम करो। ये सारी चीजें लालच देता है, एक तरीके से लालच देता है, और फिर उसके बाद ये कहता है कि सारी चीजें आपसे छीन ली जाएंगी, नहीं तो आपको ये सारा जो काम ऊपर इस तरीके का काम क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो माना जाएगा कि इस तरीके का काम उनसे कराता है। ठीक है। चौथा देखिए क्या कहता है। चौथा कहता है ऐसी स्त्री या लड़की के खिलाफ उस व्यक्ति के कहने पर जिसके द्वारा वह निरुद्ध की गई है किसी ऐसे आभूषण, पहनने के कपड़े या अन्य संपत्ति की वसूली के लिए जो ऐसी स्त्री या लड़की को उधार दी गई है या प्रदाय की गई है, अथवा ऐसी स्त्री या लड़की द्वारा गिरवी रखी गई है, अभिकथित है, अथवा किसी धन की वसूली के लिए जिसका ऐसी स्त्री लड़की द्वारा संदेह होना अभिकथित है, कोई बात, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई किसी प्रतिकूल विधि के होते हुए भी नहीं होगी। ये एक उदाहरण दे रखा है कि अगर इस तरीके का अगर कोई ने इस उद्देश्य से किसी लड़की को, किसी महिला को आभूषण, कपड़े उधार वगैरह दिए थे, तो उनके खिलाफ उसकी वसूली के लिए कोई प्रतिकूल कोई भी बात होते हुए भी कोई विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये एक प्रोविजन किया गया है, विधिक कार्रवाई नहीं होगी, विधिक कार्रवाई, एक मिनट, विधिक कार्रवाई, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई किसी प्रतिकूल विधि के होते हुए भी नहीं
होगी। तो ये याद ये रखेंगे, तो विधिक कार्रवाई नहीं होगी, ये प्रोविजन किया है। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि जो भी व्यक्ति है कपड़े देता है, आभूषण देता है, और भी वस्तुएं हो सकती है देता है, और उनके एवज में वो क्या कराना चाहता है उनसे, ये क्या कहते हैं, विधि विरुद्ध कार्य कह लीजिए या वेश्यावृत्ति कह लीजिए, इस तरीके का कार्य वो उससे कराना चाहता है। वो धमकी देता है कि वो सारी चीजें अगर आप नहीं करोगे तो वो सारी चीजें जो उसके द्वारा दी गई थी उससे क्या कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। तो सजा इसमें भी सेम ही है, वो एक ही सजा है, ये 7 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कारावास, जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी। तो सजा सेम होगी उसमें, अगर इस तरीके का कोई काम करता है व्यक्ति तो उसे इतनी ही सजा दी जाएगी। अब देखिए 7वां जो है सार्वजनिक स्थान या उसके समीप वेश्यावृत्ति, ये पूछा जाता है सेक्शन, इसको याद रखना है। 7वां सेक्शन आपको क्या करना है, याद रखना है। पूछा जाता है कि सार्वजनिक प्लेसों पे है, पब्लिक प्लेस में सार्वजनिक स्थान की बात करता है सेक्शन 7। ये क्या है, सार्वजनिक, बस इसमें एक शब्द याद रखना है, सार्वजनिक। तो सार्वजनिक स्थान में या उसके समीप या आसपास, तो ऐसा नहीं कि सार्वजनिक स्थान भी हो सकता है, उसके आसपास का कोई एरिया भी हो सकता है, तो वहां वेश्यावृत्ति से संबंधित है। देखिए इसमें पहला क्लॉज क्या कहता है, पहला क्लॉज कहता है वेश्यावृत्ति करने वाला कोई व्यक्ति और वह व्यक्ति जिसके साथ ऐसी वेश्यावृत्ति ऐसे किन्हीं परिसरों में की जाएगी। तो ये कह रहा है कि वैसे या तो वेश्यावृत्ति कोई आदमी जो करता है वो, या उसके साथ जो संलग्न व्यक्ति है वो भी। पहला कहता है कि जो उपधारा 3 के अधीन अधिसूचित कतिपय क्षेत्र या क्षेत्रों के अंदर, अधिसूचित उपधारा 3 के अधीन, उपधारा 3 अभी आएगी इसमें पढ़ेंगे, तो उपधारा 3 के अधीन क्षेत्र बताए गए कौन कौन से क्षेत्र। तो उपधारा 3 कैसा स्थान है, जो उपधारा इसी सेक्शन की उपधारा 3 में दिए हैं, तो उन क्षेत्रों में कोई ऐसा कार्य करता है। दूसरा बी, जो किसी सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल, शैक्षणिक संस्था, छात्रावास, अस्पताल, परिचर्या गृह या किसी अन्य प्रकार के ऐसे सार्वजनिक स्थान से 200 मीटर की दूरी के अंदर हो, जिससे पुलिस आयुक्त या मजिस्ट्रेट विहित रीति से इस निमित्त अधिसूचित करे। तो सारे स्थान आगे कुल मिला के इसमें सभी चीजें आगे, धार्मिक स्थल भी हो सकता है, धार्मिक इसमें लिखा है धार्मिक स्थल है कोई, है ना, कोई धार्मिक स्थल है, या कोई शैक्षणिक स्थल, स्कूल वगैरह होते हैं शैक्षणिक, शैक्षणिक शैक्षणिक कोई शैक्षणिक मतलब स्कूल वगैरह है कोई, या अन्य कोई छात्रावास वगैरह, अस्पताल है, छात्रावास है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मतलब ये सारी चीजें आ जाती हैं इसमें, या कोई परिचर्या गृह आदि हैं जो इस प्रकार, और इसके या इससे लगे हुए 200 मीटर ये लिखा है, ये एरिया, इसके अलावा इसका 200 मीटर का दायरा बनाया है। तो ये 200 मीटर के दायरे में ये याद रखता है, जो अस्पताल वगैरह है या जो भी सार्वजनिक स्थान है कुल मिला के उसके 200 मीटर के दायरे में अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई काम करता है, जिसे किसने घोषित किया है, पुलिस आयुक्त या मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त या मजिस्ट्रेट, याद रखना, पुलिस आयुक्त घोषित कर सकता है या कोई मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो जिसको पुलिस आयुक्त या मजिस्ट्रेट ने ऐसा एरिया या सार्वजनिक स्थान घोषित कर रखा, उसका 200 मीटर का एरिया है, इसके बारे में कह रहा है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई अपराध करता है तो इसमें लिखा कारावास से जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी दंडनीय होगा। तो इसमें कितनी अवधि से दंडनीय होगा, 3 माह के कारावास से, ठीक है। यहाँ 3 माह के कारावास से क्या किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। यहाँ कम सजा इसीलिए कि जो व्यक्ति कर रहा है वो खुद की मर्जी से कर रहा है, वहां पकड़ा जाता है, इसीलिए उसको 3 माह तक की सजा का प्रोविजन किया गया है ना। अपनी मर्जी से करा इसीलिए थोड़ा कम है, जो करने वाला है वो अपनी मर्जी से कर रहा है, वहां खड़ा हो जाता है, माहौल खराब करता है, तो इसीलिए 3 माह की यहाँ सजा है केवल। ऐसे व्यक्ति को कितना है, 3 माह तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। दूसरा देखिए इसमें है 1A, 1A है, ये क्या कहता है, ये कहता है जहां उपधारा 1 के अधीन किया गया कोई अपराध किसी बालक या आवश्यक की बाबत है, वहां अपराध करने वाला व्यक्ति दोनों में से किसी भी अधिक कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से अन्यून की होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की या ऐसी अवधि के कारावास तक की जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दायी होगा। ये बालक के बारे में कहता है, अगर यही अपराध ऊपर वाला अपराध अगर बालकों से संबंधित है किसी, तो इसमें सजा बढ़ जाएगी, 7 से 10, वही है 7 से 10 या आजीवन कारावास प्लस जुर्माना, ये सेम सजा है जो ऊपर थी,
तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध बालकों के खिलाफ करता है तो 7 से 10 साल तक की उन्हें सजा हो, या न्यायालय चाहे तो उसको आजीवन कारावास तक की भी सजा दे सकता है। साथ में क्या दिया जाएगा, जुर्माना भी दिया जाएगा। आगे लिखा है परंतु, परंतु तो इसमें जानते ही वो 7 वर्ष तक के कारावास, 7 वर्ष से कम की अवधि के कारावास का न्यायालय चाहे तो दंडादेश दे सकता है। तो यहाँ भी लिखा है परंतु, तो जानते हैं, तो परंतु अगर न्यायालय को पर्याप्त कारण लगते हैं तो -7 लिख लीजिए, है ना। तो 7 वर्ष से कम की अवधि की सजा भी अगर न्यायालय देना चाहे तो दे सकता है, ये न्यायालय का विवेकाधिकार है। अब दूसरा लिखा है इसमें, इसमें मोस्टली पनिशमेंट ही है जो आपको याद करना है, सेक्शन याद करना है, पनिशमेंट याद करना है। थोड़ा सा ये देखना है कि बालकों के विरुद्ध है तो कितनी सजा हो रही है, स्त्रियों के विरुद्ध है तो कितनी सजा हो रही है, बस। दूसरा देखिए क्या कहता है, दूसरा कहता है कोई व्यक्ति, दूसरा कह रहा है कोई भी व्यक्ति, पहला है इसमें देखिए कौन सा स्थान, पहला कहता है किसी सार्वजनिक स्थान का पालक होते हुए वेश्याओं को अपने व्यापार के प्रयोजनों के लिए जानबूझकर ऐसे स्थान का आश्रय लेने या वहां रहने देगा। तो ये कह रहा है कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान का क्या होते हुए पालक, सार्वजनिक स्थान का पालक का मतलब क्या है, पालक का मतलब है जहाँ की उसकी देखरेख की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है, वो व्यक्ति उसका पालक हो गया, है ना। उदाहरण के लिए मान लीजिए गार्डन होते हैं, जो सरकारी गार्डन बने रहते हैं, वहां जो गार्ड बैठा रहता है उसकी जिम्मेदारी होती है ना देखने की। अब मान लीजिए वो जानबूझ के ऐसे व्यक्तियों को आने जाने देते, उसको पता है कि ये लोग क्यों आते हैं, क्या उद्देश्य है उनका, और फिर भी वो अगर इस तरीके का कोई कृत्य करता है या कह लीजिए उन्हें अनुमति देता है तो वो व्यक्ति दोषी माना जाएगा इस धारा के तहत। मतलब आश्रय लेने देता है, उन्हें रहने देता है, उनको उस तरीके का जो काम करते हैं वो करने देता है, तो ऐसा व्यक्ति भी इस धारा के अधीन क्या होगा, दोषी होगा। बी कहता है उपधारा 1 में निर्दिष्ट किन्हीं परिसरों का अभिधारी, पट्टेदारी, अधिभोगी या भारसाधक व्यक्ति होते हुए जानबूझकर उनका या उनके किसी भाग को वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए प्रयोग करने देगा। तो यहाँ परिसरों के पट्टेदार, अधिभोगी वगैरह आ गए, यहाँ पालक आ गए, यहाँ पट्टेदार वगैरह आ गए। कोई पट्टेदार है, अधिभोगी है, जिसके कब्जे में वो संपत्ति, अधिभोगी हो सकता है ना, उसका स्वामी भी हो सकता है। तो ये लोग भी अगर जानबूझकर इस तरीके का ऊपर कुल मिला के वेश्यावृत्ति जो है करने देते हैं अपने परिसर में, जानबूझकर करने देते हैं, उनके कब्जे में वो संपत्ति, तो ये लोग भी इस धारा के अधीन दोषी माने जाएंगे। तीसरा कहता है सी, उपधारा 1 में निर्दिष्ट किन्हीं परिसरों का स्वामी, पट्टाकर्ता या भूस्वामी अथवा ऐसे स्वामी, पट्टाकर्ता या भूस्वामी का अभिकर्ता होते हुए उनको या उनके किसी भाग को यह जानते हुए पट्टे पर देगा कि उनका या उनके किसी भाग का वेश्यावृत्ति के लिए प्रयोग किया जाएगा, अथवा जानबूझकर ऐसे प्रयोग का पक्षकार होगा। तो यहाँ भूस्वामी वगैरह आ गए, यहाँ भूस्वामी आ गए, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग तो उनको पट्टे पर ही दे रहे हैं, जो लोग वेश्यावृत्ति वगैरह करते हैं उनको कुल मिला के पट्टा कर रहे हैं कि जानबूझ के कि जिस तरीके का काम करते हैं। तो ये तीनों प्रकार के जो लोग हैं, चाहे वो पालक हो, चाहे वहाँ के देखभाल करने वाले हो, पट्टेदार हो, चाहे देखभाल करने वाले हो, चाहे वहाँ के अधिभोगी हो, चाहे वहाँ के स्वामी हो, कुल मिला के तीनों लोग आते हैं जो दूसरों को पट्टा देते वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए, तो वो इस धारा के अधीन क्या हो माने जाएंगे, दोषी माने जाएंगे। बस इतना याद रखना। हालांकि कोई लैंग्वेज इतनी कुछ में इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आना, बस इतना है, पालक, पट्टेदार और भूस्वामी सब की सब दोषी होते हैं, ठीक है। अब इनमें इसमें सजा देखना है, इसमें कहता है प्रथम दोष सिद्धि पर कारावास, तो इसमें दो सजाएं हैं। पहली कहता है कि प्रथम अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति अपराध करता है तो कितने दंड से दंडित होगा। कहता है प्रथम दोष सिद्धि पर कारावास है जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 200 रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। तो प्रथम बार में कितना, 3 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से, 3 माह की सजा है प्रथम बार में, या जुर्माना है जो कितना हो सकेगा, 200 रुपए का, ठीक है। ये फर्स्ट बार में है कि अगर प्रथम बार अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति अपराध करता है तो 3 माह तक की सजा या 200 रुपए का जुर्माना। ये याद रखने लायक है, पूछी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जुर्माना कितना लगेगा, 200 रुपए का, 3 माह तक की सजा या 200 रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। और अगर वही काम द्वितीय बार करता है, द्वितीय या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि की दशा में कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी तथा जुर्माने से भी जो 200 रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। तो यहाँ द्वितीय बार करता है, सेकंड बार वो कर रहा है तो सजा कितनी हुई, 6 माह तक की, 6 माह तक की, अथवा लिखा है कहाँ है, हो सकेगी जुर्माने से भी 200 रुपए तक की हो सकेगी, कहाँ, 6 माह तक की हो सकेगी तथा जुर्माने से, तथा मतलब प्लस में आ गया, जुर्माना कितना हो सकते हैं, जुर्माना से ही 200 रुपए तक के, या दोनों से क्या किया जाएगा,
दंडित किया जाएगा। और यदि सार्वजनिक स्थान या परिसर कोई होटल है तो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे होटल का कारोबार चलाने के लिए अनुज्ञप्ति 3 माह से अन्यून की अवधि के लिए जो अन्यून के लिए किंतु जो 1 वर्ष तक की हो सके निलंबित किए जाने के दायित्वाधीन होगी। जो होटलों के लिए एक्स्ट्रा में प्रोविजन किया गया है कि अगर ऐसा ही काम किसी होटल में किया जाता है तो उसका अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस, अनुज्ञप्ति या लाइसेंस उसका निरस्त कर दिया जाएगा। कितने समय के लिए उसका निरस्त कर दिया जाएगा? 3 माह से अन्यून, यानी कम से कम 3 माह और अधिकतम 1 वर्ष। 3 माह से 1 वर्ष के लिए उसका लाइसेंस क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई होटल परिसर वाले इस तरीके का कोई काम कराते हैं तो सजा तो होगी, साथ में उनका लाइसेंस जो होता है उनका लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा। लाइसेंस कितने समय के लिए? कम से कम 3 माह के लिए और अधिकतम 1 वर्ष के लिए उनका लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। ये आपको याद रखना है। इसमें पनिशमेंट ही याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पनिशमेंट है, ये भी है और ये भी इंपॉर्टेंट पनिशमेंट है। आगे देखिए, कहता है परंतु यदि उपधारा के अधीन किया गया कोई अपराध किसी होटल में किसी बालक या अवयस्क की बाबत है तो ऐसी अनुज्ञप्ति रद्द किए जाने के दायित्वाधीन के अधीन होगी। परंतु ये कह रहा है कि अगर यही अपराध अगर बालक वगैरह के लिए किया जाता है तो बिल्कुल इनका जो लाइसेंस है परमानेंटली क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा। परंतु इस उपधारा के अधीन किसी किया गया कोई अपराध किसी होटल में किसी बालक या अवयस्क की बाबत, तो बालक और अवयस्क के, बालक में कह रहा है बालक या अवयस्क, अवयस्क के विरुद्ध किया जाता है तो इनकी क्या कह रहा है? अवयस्क की बाबत है तो ऐसी अनुज्ञप्ति रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगी। मतलब इनकी अनुज्ञप्ति को क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा, समाप्त ही कर दिया जाएगा। यहाँ टेम्परेरी हो रहा है और यहाँ क्या कह रहा है भैया, इनका अगर बालक और अवयस्क के साथ करते हैं तो इसकी जो अनुज्ञप्ति है उसको क्या कर दिया जाएगा? परमानेंटली निरस्त कर दिया। जो भी लाइसेंस इनको दिया गया था होटल चलाने के लिए उसको क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। स्पष्टीकरण कहता है इस धारा के प्रयोजनों के लिए होटल का अर्थ लिखा है कि होटल का आमदनी जो भी अधिनियम, तो ये आपको याद नहीं रखना कि होटल का क्या अर्थ है। तीसरा देखिए, इसमें तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है राज्य सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य के किसी क्षेत्र या क्षेत्रों में किसी प्रकार के व्यक्ति बार बार आते जाते हैं और वहां के लोग की प्रकृति कैसी है और वहां की जनसंख्या कितनी है तथा अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि वेश्यावृत्ति के ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों में नहीं की जाएगी जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए। तो ये राज्य सरकार के बारे में लिखा है कि जहां राज्य सरकार जो है इस बात को ध्यान में रखते हुए, राज्य कौन करेगा? यहाँ राज्य सरकार, मतलब उस स्थान की घोषणा वगैरह कर सकती है कि वहां जहाँ पे लोग बार बार आते जाते रहते हैं, कुल मिला के वहां वेश्यावृत्ति वगैरह है, इस तरीके का कोई कार्य नहीं किया जाएगा। यह अधिसूचना सरकार के द्वारा जनसंख्या, इसमें लिखा है राज्य सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य के किसी क्षेत्र या क्षेत्रों में किसी प्रकार के व्यक्ति बार बार आते जाते हैं, वहां के लोगों की प्रकृति कैसी है, वहां की जनसंख्या कितनी है तथा अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि वेश्यावृत्ति ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों में नहीं की जाएगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है। तो यहाँ वो एक तरीके से कोई भी क्षेत्र हो सकता है जहाँ लोग आमजन आते हैं, तो उस क्षेत्र में राज्य सरकार के द्वारा ये निकाला जा सकता है कि उस एरिया में इस तरीके का जो काम है, वेश्यावृत्ति वाला जो काम है वो नहीं किया जाएगा। तो राजपत्र में कौन निकाल सकता है? राज्य सरकार द्वारा ऐसी अधिसूचना निकाली जा सकती है। किसी एरिया विशेष में राज्य सरकार चाहे तो अधिसूचना निकाल सकती है, मतलब रोक लगा सकती है, एक तरीके से वेश्यावृत्ति पे रोक लगा सकती है अधिसूचना द्वारा। उस एरिया के लिए, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए रोक लगा सकती है अधिसूचना द्वारा। चौथा कहता है जहां किसी क्षेत्र या क्षेत्रों के संबंध में उपधारा 3 के अधीन कोई अधिसूचना जारी की जाती है, वहां राज्य सरकार अधिसूचना में से ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों की परिसीमा युक्त निश्चितता से परिनिश्चित कर सकेगी। तो जो भी क्षेत्र है उसकी सीमाएं भी निश्चित कर सकती है राज्य सरकार कि वो एरिया कौन सा होगा जहां इस तरीके की वेश्यावृत्ति वगैरह वाला जो है कृत्य नहीं किया जाएगा। तो वो पर्टिकुलर एरिया भी डिसाइड कर सकती है राज्य सरकार कि कहां से कहां तक का जो एरिया है बिल्कुल इन चीजों से क्या करा जाएगा? मुक्त रखा जाएगा। ठीक है, पांचवा देखिए, पांचवा कहता है
ऐसी कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी जो जारी किए जाने के पश्चात 90 दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी तारीख से प्रभावी हो। तो ये क्या कह रहा है कि ऐसी कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी जो जारी किए जाने की पश्चात 90 दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी तारीख से प्रभावी हो। तो कह रहा है 90 दिन की जो इसमें है अवधि है कि उससे पूर्व प्रभावी ना हो, ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी। तो अधिसूचना जारी करने के बाद ये 90 दिन का जो टाइम है कि भाई 90 दिन से पूर्व लागू नहीं होगी, ऐसी कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी जो जारी किए जाने के पश्चात 90 दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी तारीख से प्रभावी हो। तो समाप्ति की पूर्व किसी दिन से प्रभावी हो, तो इसमें 90 दिन की अवधि का प्रोविजन किया गया है। 8वां देखिए, सेक्शन 8, इसमें बेसिकली कुछ है ही नहीं पढ़ने को, इसमें केवल पनिशमेंट ही है। तो आपको पनिशमेंट क्या करना है इसमें, याद करनी है इस एक्ट में। थोड़ा बहुत एक बार पढ़ना है, बाकी तो फिर आपको केवल सेक्शंस और पनिशमेंट इस एक्ट में क्या करनी है, याद करके रखनी है। देखिए 8वां देखिए, 8वां कहता है वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए विलुप्त करना या याचना करना। तो याचना करना याद रख लीजिए, ये काय से संबंधित है, याचना से। किसी को याचना करना मतलब उसको बुलाना आना कि भाई इस तरीके का काम करो, तो इस तरीके के कोई काम करना, बुलाना वगैरह, तो उसको याचना कहेंगे। तो याचना करना किसी व्यक्ति से विलुप्त करना एक ही बात है। इसमें लिखा है जो कोई किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी सार्वजनिक स्थान से दिखाई देते हुए और ऐसी रीति में जिससे दिखाई दे या सुनाई दे, चाहे किसी भवन या घर के अंदर से या अन्यथा। तो ये कह रहा है कोई भी सार्वजनिक स्थान होता है जहाँ पे आप बुलाते हैं, चाहे वो घर पे बैठ के करें, और ऐसा स्थान हो सकता है घर का कि जहाँ से लोग दिखता हो, तो इस तरीके से किसी को चाहे घर में बैठ के, चाहे खिड़कियों में बैठ के, चाहे दरवाजों पे बैठ के, इस तरीके से लोगों को बुलाते हैं, तो इस धारा के अंतर्गत आते हैं। इसमें देखिए एक बार पढ़ लेते हैं क्या कहता है। पहला कहता है शब्दों अंग विक्षेप अपने शरीर के जानबूझकर अभिदर्शन द्वारा, चाहे किसी भवन या घर की खिड़की पर या बालकनी पर बैठकर या किसी अन्य रीति से या अन्यथा किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए प्रलोभित करेगा, प्रलोभित करने का प्रयास करेगा, उसका ध्यान आकर्षित करेगा या आकर्षित करने का प्रयास करेगा। तो ये कह रहा है घर पर बैठ के किसी भी माध्यम से अपने शरीर का प्रदर्शन वगैरह करके, या अन्य कोई भी माध्यम हो सकते हैं, उस तरीके से कोई व्यक्ति किसी अन्य को क्या करता है, प्रलोभित करता है, ताकि वो इस तरीके का कार्य आके करे। तो कुल मिलाकर उनको बुलाना है, बुलाता है कोई व्यक्ति, चाहे वो घर की छत हो, जो सार्वजनिक स्थान होते हैं उनको बुलाना है, तो किसी भी प्रक्रिया से वो बुला सकता है, बुलाता है, तो इस धारा के अधीन दंडनीय है। दूसरा कहता है वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति से याचना करेगा, छेड़छाड़ करेगा अथवा घूमता फिरता रहेगा या ऐसी रीति में कार्य करेगा जिससे आसपास रहने वाले सार्वजनिक स्थानों से होकर जाने वाले व्यक्तियों को बाधा या क्षोभ हो अथवा सार्वजनिक शिष्टता का अपरिवर्तन हो। ये छेड़छाड़ कर रहा है भैया, है ना, सार्वजनिक स्थान में करते हैं ना छेड़छाड़ करना, उस तरीके से ताकि लोगों को बुलाया जाए, लुभाया जाए, इस तरीके का करता है सार्वजनिक, ताकि जो भी और नॉर्मल लोग हैं जो निकलते हैं उनको क्या होता है, दिक्कत होती है, इस तरीके की हरकत करता है। तो वो ये घर में बैठकर कर रहा है जो सार्वजनिक स्थान से दिख रहे हैं, वो ये खुद ही घूमता फिरता है कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर और लोगों को लुभाने की कोशिश करता है, तो ऐसे व्यक्ति भी इसके अंतर्गत आते हैं। दोनों तरीके के व्यक्ति आते हैं, जो घर से बैठ के कर रहे हैं जो सार्वजनिक स्थानों में, और जो रास्ते में घूमकर लोगों को छेड़ते हैं, परेशान करते हैं ताकि वो इस तरीके का काम कराया जा सके, तो वो भी इस धारा के अंतर्गत दोषी होते हैं। प्रथम दोष सिद्धि ये कह रहा है, इसमें भी देखिए क्या कह रहा है, वह प्रथम दोष सिद्धि पर कारावास है जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 500 रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा। तो 6 माह तक की सजा है, इसमें 6 माह तक की सजा है, तक की हो सके, या जुर्माने से 500 रुपए तक, या जुर्माना है कितना हो सकेगा, 500 रुपए तक का, या फिर दोनों से क्या किया जा सकता है, उसे दंडित किया जा सकता है अथवा दोनों से दंडनीय होगा। द्वितीय पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशा में कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुर्माने से जो 500 रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। द्वितीय में कितना हो जाएगा, द्वितीय में 6 माह की जगह 1 वर्ष हो जाएगा, और ये जो जुर्माना, जुर्माना सेम ही है, जो सॉरी जुर्माना 500 था, इसमें पश्चातवर्ती दोषसिद्धि कारा 1 वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुर्माने से जो 500 रुपए तक का हो जाएगा। तो यहाँ या की जगह बिल प्लस में आ जाएगा और जुर्माना कितना हो जाएगा, 500 ही रुपए रहेगा, या फिर दोनों से। तो इसमें याद रखना है 6 माह तक की प्रथम बार, मतलब पहली बार अपराध किए पकड़े गए, उसके बाद फिर नहीं मान रहे हैं, वही काम फिर कर रहे हैं, तो फिर दोबारा सजा होगी, जो कितनी होगी, दोबारा के बाद जितनी भी बार करेंगे तो 1 वर्ष तक के कारावास से और 500 रुपए तक के जुर्माने से, या फिर दोनों से क्या किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। तो ये 2 सजाएं याद रखना। ये याचना वाले लोग, याचना वाले लोगों को कितना, 6 माह से 500 रुपए।
प्रथम और द्वितीय बार पे 1 वर्ष से 500 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। परंतु आप जानते ही, परंतु इसमें लिखा है, परंतु जहां इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी पुरुष द्वारा किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, परंतु इसका इंपॉर्टेंट है, देखिए परंतु कहता है, परंतु जहां इस उपधारा के अधीन कोई अपराध किसी पुरुष द्वारा किया जाता है, वहां वह कारावास से जो 7 दिन से अन्यून की अवधि के लिए किंतु जो 3 माह तक की हो सकेगी दंडनीय होगा। ये कह रहा है ऊपर वाला जो अपराध, याचना वाला जो अपराध जो है किसी पुरुष के द्वारा किया जाता है तो उसको कितना सजा होगी, 7 कम से कम 7 वर्ष तक, 7 दिन की है तो 7 दिन के कारावास से लेके 7 दिन के, तो मतलब न्यूनतम 7 दिन, 7 दिन से लेके कितना हो सकता है, इसमें लिखा है 3 माह तक की हो सकेगी दंडनीय, 7 दिन से लेके 3 माह। तो यहाँ जो पुरुष है अगर वो इस तरीके का कोई काम करता है तो उसे 7 दिन से लेके 3 माह तक के कारावास की सजा हो सकती है। ये पुरुष वेश्यावृत्ति मान लीजिए आप, कोई पुरुष, आजकल पुरुष वेश्यावृत्ति भी चलने लगी, तो ये उसकी बात कह रहा है कि अगर कोई पुरुष इस तरीके का कोई काम करता है, सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को छेड़, यहाँ मैं ये तो नॉर्मल जो वेश्यावृत्ति होती है, और ये पुरुष वेश्यावृत्ति है, इस तरीके की अगर बड़े बड़े शहरों में आजकल होने लगी, तो उसके लिए कह रहा है अगर कोई पुरुष इस तरीके का काम करता है तो उसको 7 दिन तक के कारावास से जो 3 माह तक का हो सकेगा दंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, पुरुष के मामले में पूछी जाती है। अब देखिए 9वां, देखिए क्या कहता है सेक्शन 9 कहता है अभिरक्षा में के व्यक्ति को विलुप्त करना। ये अभिरक्षा में, कैसा व्यक्ति, जो आपकी अभिरक्षा में है उसी को आप विलुप्त करते हैं इस तरीके का कोई कार्य कराने के लिए। इसमें लिखा है कोई व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा अपने भाराधीन या देखरेख में रखते हुए या उस परिसर की स्थिति में रखते हुए उस व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए विलुप्त किए जाने देगा या उसमें सहायता या उसका दुष्प्रेरण करेगा, प्रथम 2 सिद्धि पर दोनों में से किसी भांति की कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष से अन्यून की होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी या जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। परंतु लिखा है, परंतु छोड़िए, 7 वर्ष से अन्यून के लिए कारावास दंडादेश से अधिरोपित कर सकता है। ये देखिए ये क्या कहता है, ये कह रहा है अभिरक्षा में, कस्टडी में है कोई व्यक्ति आपकी अभिरक्षा में, जैसे कि कई आश्रय गृह होते हैं ना, वहाँ के संचालक होते हैं, कोई छात्रावास होते हैं, बहुत सारी जगह होती हैं जिनकी जो बच्चों या कोई भी महिलाएं हैं जो भी यहाँ रहती हैं उनकी आपकी अभिरक्षा में रहती हैं, और आप क्या करते हैं उनसे इस तरीके का कुल मिला के अगर कार्य कराते हैं तो उसके बारे में कह रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो कह रहा है कि प्रथम 2 स्थिति पर इस या फिर उनका दुष्प्रेरण, मतलब सारी आजाद, मतलब अपराध इस तरीके का काम कराता है या उनका दुष्प्रेरण करता है, वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसमें लिखा है, कहाँ गया भाई ये, दुष्प्रेरण करेगा या किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से अन्यून की हो सकेगी, तो यहाँ सेम सजा जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं 7 से 10 वर्ष तक के कारावास से या फिर आजीवन कारावास तक के क्या होगा, दंड से दंडित किया जा सकता है। 7 से लेके 10 वर्ष तक के कारावास से या फिर आजीवन कारावास से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, न्यायालय चाहे, परंतु कहता है तो 7 वर्ष से कम का सजा दे सकता है। ये परंतु कहता है कि न्यायालय चाहे तो 7 वर्ष से कम अवधि की सजा भी दे सकता है, लेकिन उसके लिए पर्याप्त कारण होना चाहिए, पर्याप्त कारण होना चाहिए, उसका न्यायालय डिसीजन में लिखेगा। तो न्यायालय चाहे तो 7 वर्ष से कम की सजा का भी प्रावधान कर सकता है। तो इसमें सजा कितनी होगी, अगर कोई व्यक्ति अभिरक्षा में है, कस्टडी में किसी व्यक्ति को रखे हैं और इस तरीके का कोई अगर अपराध कराता है कोई व्यक्ति, तो 7 से 10 वर्ष तक के कारावास से या फिर आजीवन कारावास तक की सजा उस व्यक्ति को हो सकती है, और साथ में जुर्माना, जुर्माने से भी उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। लेकिन न्यायालय चाहे तो पर्याप्त अगर कारण है तो कारणों को लिखबद्ध करते हुए 7 वर्ष से कम की अवधि के कारावास का भी दंडादेश दे सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए 9 के बाद ये अभिरक्षा वाला है, सेक्शन याद रखना है आपको, पनिशमेंट सेम ही है लगभग इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो सेक्शन 10 था सदाचार की परिवीक्षा, ये खत्म कर दिया गया, मतलब अब इसमें परिवीक्षा का लाभ नहीं मिलेगा इस अधिनियम, ये याद रखना है आपको, इस अधिनियम में परिवीक्षा के लाभ को समाप्त कर दिएगा। क्वेश्चन आता है कि कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति वगैरह करता है, क्या उसे परिवीक्षा का लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा। सदाचार की परिवीक्षा पर या सम्मत भर्तृत्व पर जो छोड़ने वाला प्रोविजन है इनके मामले में लागू नहीं होगा, ये याद रखना है आपको, इस पे क्वेश्चन बनता है। भले ही धारा 10 जो पहले था, पहले जो धारा 10 थी तो इनको मिल जाता था, लेकिन अब जो है इनको परिवीक्षा का लाभ
सदाचारण की परिवीक्षा की बात करें तो सदाचारण पे जो छोड़ देते थे ना कि भाई बॉन्ड भरा लिया कि आप ऐसा काम नहीं करोगे दोबारा, तो इस तरीके का लाभ इस एक्ट में नहीं मिलेगा, ठीक है, वो उसको समाप्त कर दिया गया है। तो ये याद रखना है आपको। जो जो 10 है देखिए 10 खत्म हो गया है, 10A जो जरूर इसमें बना हुआ है सेक्शन, अभी उसको नहीं हटाया है। तो ये याद रखना है इनको कि भाई ऐसा नहीं होगा कि बॉन्ड भरवा लिया, कि आपसे बॉन्ड भरवा लिया आप अब ऐसा काम नहीं करोगे। 1 साल का जो बॉन्ड भरता है ना वो इनके मामले में लागू नहीं होगा, इसको याद रखना है आपको। ये हटा दिया गया है महिला एवं बालिकाओं का अनैतिक व्यवहार दमन संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा क्या कर दिया गया है, इसको समाप्त कर दिया गया धारा 10 को। लेकिन 10A अभी भी बनी हुई है। 10A कहती सुधार संस्था में निरोध ये कहते हैं इनको परिवीक्षा का लाभ तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन हाँ सुधार संस्था में भेजा जा सकता है। सुधार संस्था ये याद रखना है। देखिए सुधार संस्था में इनको भेजा जा सकता है। देखिए 2 तरीके के लोग होते हैं, एक तो वो होते हैं जो मजबूरी में करते हैं, एक वो होते हैं जो अपनी इच्छा से करते हैं। तो जो इच्छा से करते हैं जो लोग, उनको क्या है यहाँ भेजा जाता है ताकि सुधर सके। तो उसके लिए सेक्शन 10A जोड़ा है सुधार संस्था में भेजने का। इसमें लिखा है जहां पहला ए कोई अपराधी नारी धारा 7 या धारा 8 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराई जाती है। तो यहाँ कह रहा कोई अपराधी, और वो भी कोई अपराधी कैसी स्त्री। इस अधिनियम की धारा कौन कौन सी, धारा 8 सॉरी 7 और 8, धारा 7 और 8, 7 और 8 दोनों, ठीक है। तो 7-8 के तहत कोई भी स्त्री अगर इस धारा के अधीन दोषी पाई जाती है या सिद्ध दोष ठहराई जाती है तो उनको भेजा जाएगा कहाँ, सुधारालय में। बी कहता है अपराधी का चरित्र स्वास्थ्य उसकी मानसिक दशा और मामले की अन्य परिस्थितियां ऐसी हैं कि उसे ऐसी अवधि में निरोध और ऐसे अनुदेश या अनुशासन के अधीन रखना समीचीन है तो उसमें सुधार के लिए सहायक हो। तो ये कह रहा है उनकी परिस्थितियों को देखते हुए, है ना, उसकी परिस्थिति को, चरित्र परिस्थिति, ये सारी चीजों को देखते हुए, चरित्र उसका देखते हुए, उसकी मानसिक दशा वगैरह देखते हुए, और ऐसा लगता है कि भाई इनको सुधारा जा सकता है, सुधार के लिए, कुल मिला के सुधार के लिए इनको कहाँ भेजा जा सकता है, सुधारालय में भेजा जा सकता है। या उनको लगता है कि सुधारालय में जाने से ये सुधर सकते हैं, ये बदल सकते हैं, इनका जीवन बदल सकता है, तो ऐसी महिलाओं को कहाँ भेजा जा सकता है, सुधारालय में भेजा जा सकता है। वहां लिखा है नीचे, वहां न्यायालय के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह कारावास के दंडादेश के बदले में 2 वर्ष से अन्यून और 5 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए किसी सुधार संस्था में अनुरोध का ऐसा आदेश पारित करे जो वह ठीक समझे। तो यहाँ कह रहा है कि ऐसी मामले में अगर न्यायालय को लगता है कि भैया इनको एक मौका देना चाहिए और लग रहा है कि ये हाँ सुधरने के इच्छुक हैं और ये सुधर सकते हैं, तो ऐसे में न्यायालय इनको कारावास की सजा ना देते हुए कम से कम 2 वर्ष, इसमें लिखा है 2 वर्ष से लेके कितना, 5 वर्ष, 2 वर्ष से लेके कहा कितने, 2 वर्ष से अन्यून मतलब न्यूनतम 2 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए किसी सुधार संस्था में भेज सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, कितने वर्ष के लिए भेज सकता है, 2 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक में कहाँ भेज सकता है, किसी सुधार संस्था में भेज सकता है। अगर न्यायालय को लगता है कि नहीं इनमें सुधरने की गुंजाइश है और ये सुधरना चाहते हैं, तो उनको सजा ना देखते हुए फिर वो क्या करेगा, कौन को, केवल स्त्रियों को है ये छूट, ये भी याद रखना, केवल स्त्रियों को छूट है, तो उनको कहाँ भेज देगा, सुधार संस्था में भेज देगा 2 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक के लिए, कि आप वहां पे रहिए, वहां पे कामकाज वगैरह सिखाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं ताकि अपना जीवन यापन कर सके इंसान, तो वो सारी चीजें उनको सिखाई जाती है। तो 2 वर्ष से लेके 5 वर्ष, फिर उसके साथ साथ उन पर मॉनिटरिंग भी की जाती है, देखा भी जाता है कि व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है। परंतु लिखा है, परंतु ऐसा आदेश पारित करने के पूर्व ये शर्तें लगी हैं कि भाई परंतु न्यायालय क्या करेगा, जो आदेश ये पारित करना है उसके बाद क्या शर्तें हैं। पहला कहता है न्यायालय अपराधी को सुनवाई का अवसर देगा और ऐसे किसी आवेदन पर विचार करेगा जो अपराधी ऐसी संस्था में उपचार के लिए मामले की उपयुक्तता के बारे में न्यायालय को करे, तथा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के अधीन नियुक्त परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर भी विचार करेगा। तो कुल मिलाकर ये कह रहा है कि पहले न्यायालय जब ये आदेश पारित करेगा उससे पहले कुल क्या करेगा, सुनवाई का अवसर देगा, किसको, जो अपराधी जो है सुनवाई, उनको सुनेगा, और साथ ही साथ परिवीक्षा अधिकारी की अगर कोई रिपोर्ट वगैरह है तो उसको भी सुनेगा।
परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट आदि है तो उस पर भी न्यायालय विचार करेगा। बस इतना याद रखना है कि कुल मिलाकर इनको सुनवाई का मौका दिया जाएगा, इनको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, और जो परिवीक्षा अधिकारी ने जो भी रिपोर्ट तैयार की है न्यायालय उस पर भी विचार करेगा। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल आंख उठा के न्यायालय पहले इनको सुन लेगा, परिवीक्षा मतलब जैसे कार्रवाई होती नॉर्मली, तो इनको सुन लेगा, परिवीक्षा अधिकारी वगैरह ने कोई रिपोर्ट पेश की है तो उस रिपोर्ट को भी न्यायालय करेगा, देखेगा, उसके बाद न्यायालय क्या करेगा, इस तरीके का आदेश पारित करेगा। आगे लिखा है, न्यायालय यह अभिलिखित करेगा कि उसका यह समाधान हो गया है कि अपराधी का चरित्र, स्वास्थ्य और उसकी मानसिक दशा और मामले की अन्य परिस्थितियां ऐसी हैं कि जिनसे अपराधी को यथा पूर्वोक्त अनुदेश और अनुशासन से फायदे होने की संभावना। तो ये कारण कुल मिला के इन लोगों को सुनने के बाद न्यायालय क्या करेगा, अपनी राय कह लीजिए, कारण लिख लीजिए, राय लिखेगा। एक तरीके से क्या राय लिखेगा कि भाई इनमें सुधार हो सकता है, इनको एक मौका दिया जाना चाहिए, ऐसा लग रहा है कि नहीं ये सुधरना चाहते हैं, इसीलिए इनको सजा ना देते हुए मैं ये इस तरीके का क्या कर रहा हूँ, विरोध में प्राधिकृत कर रहा हूँ। तो इस तरीके का न्यायालय जो है फॉर्मेलिटी कह लीजिए वो क्या करेगा, पूरी करेगा। इनको सुनने के बाद जो भी न्यायालय को अगर लगता है कि नहीं हाँ ये सुधर सकते हैं, इनमें सुधार की संभावना है, तो वो सारी चीजें लिख देगा वो कि भाई ऐसा मैंने तो बातों को सुना, परिवीक्षक अधिकारी की रिपोर्टों को भी देखा, उसके बाद मुझे लगता है कि इनको एक सुधार का मौका दिया जाना चाहिए और इनका लगता है कि ये सुधर सकते हैं, तो वो कहेगा कि सजा ना देती हो फिर क्या दे दी जाएगा, इनको इनको उसमें सुधारालय में भेज दिया जाएगा 2 से 5 वर्ष तक के लिए। दूसरा देखिए इसका सेक्शन जो है, अब सब क्लॉज क्या कहता है, दूसरा सब क्लॉज कहता है, उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपील, निर्देश और पुनरीक्षण से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबंध और इस उस अवधि के बारे में जिसके भीतर अपील फाइल की जाएगी, परिसीमा अधिनियम के उपबंध उपधारा 1 के अधीन निरोध आदेश के संबंध में ऐसे लागू होंगे मानो आदेश उतनी अवधि के कारावास का दंडादेश हो जितनी अवधि के लिए निरोध का आदेश दिया गया। तो कुल मिला के आप इतना याद रख लें कि यहाँ सीआरपीसी और ये कह रहा है सीआरपीसी के प्रोविजन और कौन से कह रहा है, लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजन, यानी परिसीमा अधिनियम के प्रोविजन, परिसीमा है, परिसीमा परिसीमा अधिनियम के प्रोविजन भी यहाँ क्या है, लागू होंगे। जैसे वो लागू होते हैं कारावास या दंडादेश की जो अवधि होती है उसमें लागू होते हैं, वैसे ही वो यहाँ भी लागू होंगे। लिमिटेशन और सीआरपीसी के जो प्रोविजन है मामलों के संबंध में, अपीलों के संबंध में, पुनरीक्षण के संबंध में, यहाँ भी लागू होंगे। बस इतना ही याद रखना है। तीसरा क्या कहता है यहाँ, तीसरा कहता है ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाए, यदि राज्य सरकार का या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि इस बात की युक्तियुक्त अधिक संभावना है कि अपराधी नारी एक उपयोगी और परिश्रमी जीवन व्यतीत करेगी, तो वह सुधार संस्था से, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला फैक्ट आपको याद रखना, सुधार संस्था से निरोध के लिए किसी आदेश की तारीख से 6 माह की समाप्ति के पश्चात किसी भी समय उसे ऐसी शर्तों के बिना या ऐसी शर्तों सहित जो वह ठीक समझी जाए उन्मोचित कर सकेगा और उसे ऐसे प्रारूप में जो विहित किया जाए एक लिखित अनुज्ञप्ति दे सकेगा। ये इंपॉर्टेंट है क्या, कौन, यदि राज्य सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, या इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला, राज्य सरकार या फिर राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी हो सकता है या प्राधिकृत अधिकारी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कौन छोड़ सकता है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई जब ये मजिस्ट्रेट साहब ने इनको न्यूनतम 2 अधिकतम 5 वर्ष के लिए भेजा था ना सुधार संस्था में, अब वहां पे राज्य सरकार या कोई प्राधिकृत अधिकारी जो इन पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको लगता है कि कोई भी जो स्त्री नारी है वो क्या है, सुधर सकती है, वो मतलब मेहनत करके जीवन व्यतीत करना चाहती है, तो या तो शर्तों के साथ या शर्तों के बिना, जैसी भी इनकी जैसा भी ये डिसीजन लेना चाहे, दोनों तरीके से ये क्या कर सकते हैं, 6 माह के बाद, कितना, तो मतलब 6 माह तो काटने ही पड़ेंगे, 6 माह से पहले नहीं। तो हाँ, जो 6 माह उन्होंने काट लिए, हालांकि न्यूनतम 2 वर्ष का दिया था न्यायालय ने, लेकिन राज्य सरकार या प्राधिकृत जो अधिकारी हैं उनको लगता है कि ये मेहनत करके अपना जीवन बिताना चाहती हैं और ऐसा उनको लग रहा है, तो उनसे या तो शर्तों के साथ या शर्तों के बिना, ये उनके ऊपर है, तो क्या कर सकते हैं, वहां से छोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। बस इतना सा याद रखना है आपको, इतना सा फैक्ट इसमें याद रखना है कि इनको कब छोड़ा जा सकता है, क्वेश्चन यही बनता है, तो 6 माह के बाद इनको छोड़ा जा सकता है सुधार संस्था से। कौन छोड़ सकता है, राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी, या तो राज्य सरकार स्वयं छोड़ सकती है और या प्राधिकृत अधिकारी उनकी तरफ से छोड़ सकता है।
मतलब साथ शर्तों के साथ और शर्तों के बिना, लिखित अनुज्ञप्ति के साथ, मतलब लिखित अनुज्ञप्ति भी दे दी जाएगी। अनुज्ञप्ति मतलब लाइसेंस है भैया सरकार का कि इनको छोड़ दिया, हालांकि इनको दो मान लो 2 साल के लिए भेजा है, लेकिन अनुज्ञप्ति के साथ इनको छोड़ दिया जाएगा कि कभी जो आपको 2 वर्ष की हुई थी, लेकिन आपके अच्छे व्यवहार की वजह से और आपकी जो लगन लग रहा है कि नहीं आप जीवन व्यतीत करना चाहते हैं मेहनत करके, तो आपको छोड़ा जाता है। तो इस तरीके से लिखित अनुज्ञप्ति के साथ उन्हें छोड़ा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। चौथा और है इसमें एक पॉइंट, चौथा यहां देखिए, चौथा कहता है अपराधों को जिन शर्तों पर उन्मोचित अपराधी को जिन शर्तों पर उन्मोचित किया जाता है उन शर्तों के अंतर्गत अपराधी के निवास स्थान और अपराधी के कार्यकलापों और गतिविधियों पर पर्यवेक्षण से संबंधित अपेक्षाएं भी हो सकेंगी। तो ये कह रहा है भाई शर्तों का मतलब क्या है कि जिन शर्तों पे छोड़ा जाता है, कि ऐसा नहीं केवल तो शर्तों पे छोड़ दिया, तो कह रहा है उनके निवास स्थान और अपराधी के कार्यकलापों और गतिविधियों पर पर्यवेक्षण से संबंधित अपेक्षा, मतलब पर्यवेक्षण भी होगा उनका, निगरानी भी होगी। कुल मिला के शर्तें लगा दी और छोड़ दिया ऐसे छुट्टी नहीं, तो इन पर निगरानी भी की भी शर्तें होंगी कि आपको देखा जाएगा समय समय पर जब भी जरूरत हो, या नजर रखी जाएगी। कुल मिला के इनको छोड़ा जाता है तो ऐसा नहीं केवल छोड़ दिया और शर्तें लगा दी, तो इन पे निगरानी की भी शर्त लगाई जा सकती है। जहाँ पे ये काम कर रहे हैं या घर में जहाँ भी है, तो इन पे निगरानी की जो है शर्त है वो भी लगाई जा सकती है। कुल मिला के इनकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। शर्तों के साथ छोड़ा जाएगा तो बाद में इनकी मॉनिटरिंग भी करवाई नहीं पड़ती ही है तो करवाई जाएगी इनकी। कुल मिला के मॉनिटरिंग बहुत सारी चीजें इसमें शामिल होंगी कि दोबारा से तो इस तरीके का काम नहीं कर रहे छूटने के बाद। अब देखिए सेक्शन 11, सेक्शन 11 है तत्वपूर्व सिद्ध दोष अपराधियों के पते की अधिसूचना। तो ये सिद्ध दोष अपराधी हैं, कौन से हैं? सिद्ध दोष, मतलब जिनको सजा हो चुकी है उनके पता, पता की बात कह रहा है, पता लिख दिया तो उनके पता वगैरह है, उनका एड्रेस वगैरह है, उसके बारे में जानकारी के बारे में कहता है। अधिसूचना, पते के बारे में अधिसूचना निकाला जाएगा, छापा जाएगा। ये कह रहा है जब कोई व्यक्ति जो पहला कोई भी व्यक्ति ए इस अधिनियम के अधीन दंडनीय या भारतीय दंड संहिता की धारा, जो सारी धारा लिखी है, धारा 363, 365, धारा 366, 366 ए, 366 बी, 367, 368, 370, 371, 372, 373 के अधीन 2 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय किसी अपराध का भारत में किसी न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष ठहराया जाता है। तो ये तो आप जानते हैं आईपीसी के ये सेक्शन जुड़े हुए हैं, जो वेश्यावृत्ति वगैरह खरीद फरोख्त से संबंधित है, वो सारे सेक्शन है इसमें। अगर ऐसा कोई व्यक्ति भारत में क्या करता है, उसको कुल मिला के 2 वर्ष से अधिक 2 वर्ष से अधिक, इसमें लिखा है 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है, 2 वर्ष या उससे प्लस में, तो 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है किसी न्यायालय द्वारा। तो यहाँ आईपीसी लिख लीजिए, आईपीसी में दंडनीय जो अपराध है उनके बारे में, और ऐसे जो अपराध किए हैं वो जो लिस्टें रखी है, तो उसमें 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की अगर उसे सजा होती है। बी कहता है तो इनका प्रचार करा जाएगा, कुल मिलाकर सरकार इनका नाम रोशन करेगी, वो है। अब देखिए बी कहता है किसी अन्य देश के न्यायालय या अधिकरण द्वारा ऐसे अपराध में सिद्ध दोष किया जाता है, यदि भारत में किया जाता तो इस अधिनियम के अधीन या उपरोक्त दशाओं में से किसी के अधीन उसी अवधि के कारावास से दंडनीय। तो ये कह रहा है तो ये तो आईपीसी हो गया, भारत में दंडनीय अपराध हो गए, है ना। और ऐसे ही अपराध विदेश में किया है, लेकिन अगर वो भारत में करता तो वो दंडनीय होता। ऐसा कोई व्यक्ति है, अगर विदेश में किया है मतलब भारत का है, विदेश में चले जाके विदेश में करा रहा है, अगर वही अपराध भारत में करता मतलब भारतीय विधि से कुल मिला के अगर दंडनीय हो सकता था, तो ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो व्यक्ति भी इसमें आ जाएगा। कारागार की एक मिनट, कारागार की निर्मुक्ति के पश्चात, क्या कह रहा है, ये सजा के पश्चात, मतलब जब आप छूट गए हैं, सजा काटे आया, उसके पश्चात की बात कह रहा है, ऐसा नहीं कि सजा के साथ, सजा काटने के बाद। कारागार से निर्मुक्ति के पश्चात 5 वर्ष की कालावधि के अंदर इस अधिनियम के अधीन या उन धाराओं में से किसी के अधीन 2 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा पुनः सिद्ध दोष किया जाता है, तब ऐसे न्यायालय यदि ठीक समझते हैं तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कारावास का दंड पारित करते समय यह आदेश भी दे सकेगा कि निर्मुक्ति के बाद उसका निवास स्थान और ऐसे निवास स्थान की कोई तब्दीली या उसकी अनुपस्थिति
धारा 23 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उस दंडादेश की समाप्ति की तारीख से 5 वर्ष से अनधिक की कालावधि तक अधिसूचित की जाए। तो ये कह रहा है कि भाई जो भी इस स्थान में रहता है, या तो पहले भी दोबारा बार बार भी लोग आ जाएंगे इसमें कि पहले दोषित हुआ था फिर हुआ था, तो ऐसे लोगों के बारे में कह रहा है कि 2 वर्ष तक, कुल मतलब 5 वर्ष तक अपराध करने के बाद जब छूट जाते हैं, छूटने के बाद भी 5 वर्ष तक ये इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। क्या करेंगे? जानकारी। काय की जानकारी, निवास स्थान, पता, ऑफिस वगैरह ये सारी चीजें हैं, इनकी ये क्या करेंगे? जानकारी आदि देते रहेंगे कि भाई अगर इन्होंने स्थान वगैरह चेंज वगैरह किया है, कुछ भी किया है, तो 5 वर्ष तक की अवधि तक ये क्या करेंगे? उस चीज की जानकारी देते रहेंगे। ये ऐसी शर्त इनके ऊपर लगाई जा सकती है। वो कब? जब ये छूट के आते हैं उसके 5 साल तक ये रेगुलर अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट कराते रहेंगे। और कुछ नहीं याद रखना है, कोई खास नहीं है, बस इतना याद रखना कि जो इन्फॉर्मेशन है अपनी अपडेट कुल मिला के पते की कितने वर्ष तक करते रहेंगे? 5 वर्ष तक, बस। दूसरा कहता है यदि ऐसी दोषसिद्धि अपील पर अन्यथा अपास्त कर दी जाती तो ऐसा आदेश शून्य हो जाएगा। ये तो आप जानते हैं कि भैया अगर दोषसिद्धि खत्म हो जाती है, अगर मान लीजिए दोषसिद्धि का जो आदेश है वो खत्म हो जाता है किसी भी वजह से, अपील में या कई और वजह से, तो स्वाभाविक सी बात है जब मूल आदेश जो है, मूल दंडादेश खत्म हो गया, तो ये जो पति का आदेश है ये क्या हो जाएगा? अपने आप खत्म हो जाएगा। जब सजा ही नहीं पड़ी किसी को तो फिर उसके पते की क्या जरूरत है ना। तो ये कह रहा है अगर मूल दंडादेश खत्म हो जाता है तो ये पते की जो अनिवार्यता है 5 वर्ष की, ये भी अपने आप में क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। दूसरा देखिए क्या कहता है, तीसरा, दूसरा ही है, दूसरा ही था ये, तीसरा है इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा भी जब पुनरीक्षण की शक्तियां प्रयोग कर रहा हो दिया जा सके। ये तो आप जानते ही हैं। ये कह रहा है कि अपील न्यायालय हो, पुनरीक्षण न्यायालय, वो भी ये वाली कंडीशन लगा सकता है। ऐसा नहीं कि अगर नीचे न्यायालय ने नहीं लगाई तो अपील न्यायालय हो या पुनरीक्षण न्यायालय हो, वो भी क्या कर सकता है? अपील न्यायालय और पुनरीक्षण न्यायालय वो भी क्या कर सकता है? इस तरीके की शर्त लगा सकता है। आगे कहता है चौथा, उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी नियम के भंग से अधिरोपित आरोपित किसी व्यक्ति का विचारण उस जिले में जिसमें उसके निवास स्थान के रूप में अंतिम बार अधिसूचित स्थान स्थित है सक्षम अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। तो ये कह रहा है भाई कि किस मजिस्ट्रेट द्वारा उनका विचारण किया जाएगा। उसमें लिखा है भंग के अधिरूपित व्यक्ति के विचारण जिले में उसके निवास स्थान के रूप में अंतिम बार। तो निवास स्थान के रूप में ये कह रहा है कि भाई निवास स्थान के रूप में उसने जहाँ अंतिम बार निवास किया वहां का न्यायालय क्या कर सकता है? उसका विचारण कर सकता है। तो यहाँ जो न्यायालय सक्षम अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा उसका विचारण किया जा सकता है। सक्षम अधिकारिता रखने वाला महानगर मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है जो इसके अधीन उसका विचारण करता है। तो जहां पर अंतिम बार निवास किया था वहां का जो भी न्यायालय है सक्षम अधिकारिता रखने वाला, वो इसके मामले में क्या कर सकता है? अपराध का विचारण कर सकता है। इसके बाद जो है आपका 12 जो है सेक्शन निश्चित है, 13 जो है विशेष पुलिस अधिकारी और सहायक निकाय से संबंध। ये थोड़ा सा ये कल देखेंगे, आप थोड़ा सा बड़ा है वो कल देखेंगे, थोड़ा कल थोड़ा बहुत देखना है इसको, थोड़ा बस पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी सजाती हैं आप थोड़ा सा, और कोई खास नहीं है इसमें। पनिशमेंट वगैरह जो है इसके थोड़े से आपको याद रखने हैं।